आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही लेटेस्ट और ज्वलंत मुद्दे के ऊपर बात करने वाला हूं और इसका नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड जिसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। हम सभी जानते हैं हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मुल्क है। यहाँ पर बहुत सारी नेशनल और स्टेट पार्टीज़ हैं और उन पार्टीज़ की फंडिंग के लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे कॉरपोरेट सेक्टर्स, देश के बहुत सारे बिजनेस हाउसेस उन्हें फंड करते हैं। लेकिन 2017 तक इस फंड को करने वाले लोगों की कोई जानकारी हमारे पास नहीं होती थी और बहुत ज़्यादा पैसा कैश के फॉर्म में पार्टियों को दिया जाता था और ये सारी सूचना आरटीआई एक्ट से भी बाहर होती थी। हज़ारों करोड़ रुपया पार्टियों को मिलता था लेकिन उसकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती थी और ये पता भी नहीं होता था कि कौन फंड कर रहा है। लेकिन 2017 के बजट के दौरान उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने एक बिल पेश किया संसद में और जिसमें पॉलिटिकल पार्टी को मिलने वाले चंदे को इलेक्टोरल बॉन्ड की फॉर्म में होने का प्रावधान किया और 2018 से इलेक्टोरल बॉन्ड लागू हुआ। जब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू अपना चंदा लेना शुरू किया तो इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कुछ चुनिंदा शाखाओं पर ही ये बॉन्ड अवेलेबल होता है। अब ये बॉन्ड क्या है, एक पेपर के फॉर्म में होता है जो 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख, 10 लाख या फिर 1 करोड़ रुपये का एक पेज पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है और इसको इशू करने की डेट्स जो होती हैं वो जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के पहली डेट से लेकर 10 तारीख तक ये इशूज़ होते हैं। हर एसबीआई की ब्रांच इलेक्टोरल बॉन्ड इशू नहीं करती है, कुछ सिलेक्टेड ब्रांचेस होती हैं और इसके लिए ये उन लोगों को, उन कॉरपोरेट हाउसेस को, उन बिजनेस हाउसेस को या उन लोगों को जो धनवान लोग हैं देश के, डेफिनेटली जिसके पास पैसा को वही पैसा देगा, उनको एक प्रावधान दे दिया कि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड करना चाहते हैं तो आप कैश की फॉर्म में नहीं दोगे, आप उस पैसे को एक बॉन्ड की फॉर्म में दोगे। और ये बॉन्ड जो है, जब एक बार आप बैंक में चले जाते हैं, जितने रुपए का आपने बॉन्ड लेना है इनमें से किसी भी डिनोमिनेशन का आपको बॉन्ड चाहिए तो वो बॉन्ड आपको मिल जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपने 4 करोड़ रुपए का बॉन्ड लेना है तो आपको 4 बॉन्ड पेपर वहाँ से मिल जाएंगे 1-1 करोड़ के, राइट। या 10-10 लाख के होंगे तो उसी हिसाब से डिनोमिनेशन हो जाएगा और कोई भी आदमी जाके उस बॉन्ड को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में जमा करा सकता है। उसमें कहीं भी लिखा नहीं होगा कि ये पैसा कौन दे रहा है, ये केवल गोपनीयता रखी जाती थी और उस हर एक बॉन्ड के ऊपर एक यूनिक आईडी नंबर होता है और जो भी बॉन्ड खरीद रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसका एक केवाईसी अपने पास रखता था, लेकिन वो कभी भी उसको पब्लिक डोमेन में नहीं डालता था कि पैसा किसका आया और जिसके हाथ में वो बॉन्ड लग गया वो पैसा इसी का। और 15 दिन के अंदर उसको आपको कैश करवाना होता था। अगर 15 दिन तक उसको आप कैश नहीं करवाते हैं तो वही वाला पैसा प्राइम मिनिस्टर केयर फंड के अंदर चला जाता था। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो तब से ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही थी। बहुत सारे लोगों ने, जैसे एक एडीआर है, दैट इज़ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड कॉमन कॉज, ये एनजीओस हैं जिन्होंने शुरू से ही इस बात को अगेंस्ट रहे कि इससे ट्रांसपेरेंसी नहीं आ रही है सिस्टम के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में केस चला, बहुत लंबी चौड़ी बहस हुई, 2018 से ये चला और 2024 चल रहा है। तो 2024 में मार्च के महीने में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और कहा कि अब कोई भी एसबीआई किसी भी तरह का बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड इशू नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें जो आर्टिकल 19A है हमारे संविधान का, जिसमें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, उसका उल्लंघन हो रहा है। सरकार की ये दलील थी कि इस तरह से प्राइवेसी बनी रहेगी, बिकॉज अगर कोई इंडिविजुअल, कोई भी अगर कॉरपोरेट हाउस किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड करता है और उसकी जानकारी अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को लग जाती है और वो सत्ता में नहीं आती है तो हो सकता है कि उसके अगेंस्ट वो कोई काम करे या उनको उस तरह का बिजनेस ना मिले। तो उस चीज़ को रखने के लिए सरकार ने इसको बिल्कुल सीक्रेट रखा था और अभी तक बहुत सारी पार्टीज़ हैं, जितनी भी इंडिया के अंदर पार्टीज़ हैं, उन सबको, चाहे वो स्टेट हो चाहे नेशनल पार्टीज़ हो, उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। उसका क्राइटेरिया ये है कि पिछले जो इलेक्शन हो उसमें अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी मोर देन 1% जो कास्ट वोट है उसका अगर उसको मिलता है शेयर तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू चंदा ले सकती है। अभी देखा गया है कि डेफिनेटली अगर हम देखें जो पार्टी सत्ता में होती है उसको ज़्यादा मिलता है। सरकार का मानना है कि हमने ब्लैक मनी को ख़त्म करके उसको वाइट किया है। ये बात भी सही है कि जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करती है कंपनी, उसको अपने बैलेंस शीट के अंदर रिफ्लेक्ट करना होता है और वो कैश के फॉर्म में नहीं आता है।
वो एक बॉन्ड के फॉर्म में आता है, क्योंकि उन्होंने अपना KYC स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दे रखा है, और जब भी कंपनी का कोई बैलेंस शीट या फ्लो चार्ट वो ऐसा बनाएंगे अपने फाइनेंस का, इस साल में हमने क्या किया, तो दे विल हैव टू शो। लेकिन कुछ प्रॉब्लम इसमें ऐसी थी, इससे पहले क्या होता था कि कोई भी एक कॉरपोरेट सेक्टर अपने प्रॉफिट का 7.5% से ज़्यादा शेयर नहीं कर सकता था, किसी भी पार्टी को फंड नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी भी कोई पकड़ नहीं थी। और दूसरा था कि अगर कोई रेवेन्यू है किसी कंपनी का, जितना भी रेवेन्यू हुआ, मोर देन 10% उसका ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड में इस तरह की जो लिमिटेशन थी उनको हटा दिया गया, और कोई भी एक इंडिविजुअल जो हिंदुस्तान का है, अगर वो 2000 से ज़्यादा अमाउंट में किसी भी पार्टी को फंड करना चाहता है तो उसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड का प्रोविज़न रखा गया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में काफ़ी लंबी बहस चली। उसके बाद जो 5 जजेस का एक संवैधानिक पीठ बनाएगी, उन्होंने 5 जजेस ने 5-0 के साथ उस चीज़ को कैश कर दिया और कहा कि ये हाईली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये जानकारी मैंने आपके साथ शेयर करी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो काइंडली लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।